जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में आप ऐसा यूपी पुलिस का फुल मॉक टेस्ट देखेंगे जो मॉक टेस्ट साथियों यूपी पुलिस के पूरे सिलेबस को कवर किए हुए हैं। यह वीडियो साथियों अगर आप देख लेते हैं पूरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में आपको कोई हरा नहीं सकता। तो आइए साथियों बढ़ते हैं इस मॉक टेस्ट की तरफ और देखते हैं साथियों कौन कौन से आज की इस क्लास में प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें साथियों क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जैसे कि अगर बात करें, मैंने यहां से वाक्य को पढ़ना शुरू किया पढ़ने से। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अब है के बाद में ठहरा। अब ठहरा तो यहां पर साथियों क्या लगा है, एक विराम चिन्ह लगा है। तो अगर बात करें इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा, विराम चिन्ह ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। जैसे कि अगर बात करें ना साथियों, तो आप क्या हो साथियों, आप एक भावी सिपाही हो मैं कह सकता हूं, या भावी आप दरोगा हो ये मैं कह सकता हूं। ठीक है ना। तो यानी कि भविष्य में होने वालों को साथियों क्या कहा जाता है, भावी कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो क्या आप आंसर लगाओगे, हास्य लगाओ। यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव अगर आपसे पूछे तो हास्य आपको बताना है। प्राक धनमुख किसका संधि विच्छेद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों प्राण धनमुख की अगर बात करें, यानी कि पराक धनमुख की अगर बात करें, तो किसका संधि विच्छेद है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे प्राणमुख का है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। देखिए, जब इसमें से एक सार्थक शब्द हम निकालेंगे ना, तो क्या निकलेगा साथियों, शीत निकलेगा। तो अगर इसका संधि विच्छेद करने को बोला जाए तो शीत धन ला हो जाएगा। ला यहां पर साथियों क्या काम करेगा, प्रत्यय का काम करेगा। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और शीतल की संधि विच्छेद पूछे तो शीत धन ला हो जाएगी, यानी कि शीत प्लस ला। उसके बाद देखिए ये एग्जाम में साथियों बहुत प्रश्न आपसे पूछा जाता है, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा। तो निषिद्ध का साथियों विलोम क्या होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, निषिद्ध का विलोम होता है विहित। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली नहीं जाती है, ये आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर बात करें ब्रज भाषा भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है और अवधी भी बोली जाती है। लेकिन अगर पहाड़ी की बात करेंगे ना, तो ये पहाड़ी साथियों आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में बोली जाती है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि चिन्ह आपको बताना है साथियों, एक चिन्ह यहां पर आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि ये विवरण चिन्ह है या तुल्यता सूचक चिन्ह है या लाघव चिन्ह है या संयोजक चिन्ह है। तो बचपन में साथियों हम करते थे 4 बराबर 4 हो जाएगा, यानी कि बराबर की अगर बात करें तो तुलना एक तरीके से होती है, यानी कि तुल्यता सूचक का ये चिन्ह है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए प्रतिमान में साथियों समास कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं, अगर किसी भी शब्द के शुरू में साथियों प्रति लिखा आ जाए, या किसी भी शब्द के शुरू में साथियों अनु लिखकर आ जाए, या किसी भी शब्द के शुरू में साथियों यथा लिखकर आ जाए, तो उसमें हमेशा कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए तत्सम शब्द इसमें से साथियों कौन सा है, बताइए। तो तत्सम शब्द की अगर बात करें, देखिए तत्सम शब्द की बात करें ना, जो आपका अमृत शब्द है ये कैसा शब्द है, ये आपका तत्सम शब्द है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है। तो रेखांकित की अगर बात करें तो यहां पर साथियों हमने रेखा खींच दी एक, और ये आपका रेखांकित शब्द बन गया। तो ये इसमें जो अधमरा शब्द में जो अध अध लिखा हुआ है ना, अध, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, ये आपसे पूछा जा रहा है ये क्या है, अध। मैंने यहां पर अथ लिख दिया, लिखना क्या चाहिए था, अध लिखना चाहिए था, ये मैंने लिख दिया अध। तो ये क्या संज्ञा है या उपसर्ग है या साथियों अव्यय है या प्रत्यय है। तो अगर बात करें देखिए साथियों इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो अध धन मरा लिखकर आएगा। अध क्या हो जाएगा साथियों, एक उपसर्ग ही तो हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। वही बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द साथियों कौन सा, मैं आपको बता चुका हूं, हजारों बार बता चुका हूं कि पुल्लिंग की अगर बात करें तो उसमें कैसा आना चाहिए। तो दया के साथ तो कैसी आएगा, प्रार्थना के साथ भी कैसी आएगा, वायु के साथ भी कैसी आएगा। लेकिन नेत्र का इस्तेमाल करोगे तो ये नहीं पूछोगे कि तुम्हारी नेत्र कैसी है, आप ये पूछोगे तुम्हारा नेत्र कैसा है, आंखें
आंखें कैसी हैं तो आंखों के साथ कैसी आएगा, लेकिन नेत्र शब्द के साथ साथियों कैसा का इस्तेमाल होगा, इसलिए ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है, यानी कि कौन से शब्द में साथियों वृद्धि स्वर संधि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें कभी भी आपको साथियों इस प्रकार की मात्राएं दिख जाएं किसी भी शब्द में, तो उस शब्द में साथियों कौन सी संधि होगी आप लोग ध्यान रखेंगे, उस शब्द में वृद्धि स्वर संधि होगी, इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ, क्योंकि मोहजस्वी में कैसी पाई लगी है, मात्रा लगी है, जैसी मैंने आपको बताई है। उसके बाद देखिए साथियों ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए साथियों अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, दोनों हाथों में लड्डू, ढोल के भीतर पोल, या दो लड़े तीसरा ले उड़े। तो अगर बात करें साथियों इस प्रश्न के सही जवाब की, यानी कि आंसर आपका कुल मिला के ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को आपको चुनना है। अगर आपसे साथियों एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पत्थर का पर्यायवाची बताइए कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए प्रस्तर तो कहते हैं पत्थर के पर्यायवाची को, उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर पाषाण लिखा हुआ है, पाषाण नहीं बल्कि पाषाण कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों प्रस्तर कहते हैं, पाषाण कहते हैं, उत्पल नहीं कहते हैं साथियों, ये भी गलत हो जाएगा। कुल मिला के साथियों आंसर आपका जो जाएगा, यानी कि आपको ध्यान रखना है पत्थर का पर्यायवाची उसको प्रस्तर भी कहते हैं, पाषाण भी कहते हैं और उपल भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बरवय किस प्रकार का छंद है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों ये एक मात्रिक अर्धसम छंद है बरवय, आंसर आपका सी हो जाता है। उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण आपको बताना है, क्या है बताने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है लंबा, लड़का लंबा। अब लड़की की अगर बात करें पूछा जाता है ये लड़का कैसा शब्द है, लड़का क्या है, तो लड़का साथियों विशेष है, ठीक है ना। और लंबे की अगर बात करेंगे, लंबा साथियों क्या है, लंबा आपका विशेषण हो जाएगा। जैसे मैं कहूं मोटा आदमी, तो इसमें मोटा क्या है, विशेषण है, और आदमी क्या है, विशेष है। मैं कहूं पतली लड़की, तो इसमें पतली शब्द क्या है, विशेषण है, और लड़की क्या है, विशेष है। तो आपको ध्यान रखना है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता उसका, यानी कि यहां पर ये लिख देता बहुत लंबा लड़का है, तो यहां पर लंबा एक विशेषण हुआ। अब उस लंबे की विशेषता किसने बताई, बहुत शब्द ने बताई, तो बहुत अगर पूछा जाए तो ये बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो आपको साथियों मैंने प्रविशेषण बताया, विशेषण बताया और विशेष्य बताया, 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें उसका लड़का लंबा, इसमें विशेषण क्या है साथियों, लंबा जो है ना ये विशेषण हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में साथियों समास कौन सा है, कौन सा रेखांकित शब्द है, ये गंगा तट वाला शब्द है ना, ये रेखांकित है। तो गंगा तट की अगर बात करें, यानी कि गंगा का तट, गंगा का तट भी तो कह सकते हैं, और जिसमें का आ जाए साथियों उसमें संबंध तत्पुरुष समास होता है। आपको मालूम होना चाहिए, आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द साथियों कौन सा है बताइए। तो तद्भव शब्द की अगर बात करें, ये ज्योत्सना साथियों तत्सम शब्द है, श्रेष्ठी भी तत्सम शब्द है, परीक्षा भी तत्सम शब्द है, लेकिन आंख की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक तद्भव शब्द है, और तद्भव शब्द है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, और जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो हार्दिक इच्छा के लिए एक शब्द साथियों कौन सा हो सकता है, अभिलाषा हो सकता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कृषाणु शब्द का साथियों पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए कृषाणु की अगर बात करें तो कृषाणु किसे कहा जाता है साथियों, आंसर की अगर बात करेंगे तो आग को कहा जाता है साथियों। कृषाणु किसे कहा जाता है, आग को कहा जाता है। उसके अलावा पावक भी आग को कहा जाता है, वायु सखा भी आग को कहा जाता है, और धूमकेतु भी आग को कहा जाता है। लेकिन अतुल की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों ना तो आग का पर्यायवाची है और ना कृषाणु का पर्यायवाची है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सिर पर बैठो काग आखी दोई खात निकारत, पंक्ति में कौन सा रस है आपसे पूछा जा रहा है साथियों। देखिए यहां पर अगर बात करें किसी भी आपको थोड़ा सा घृणा महसूस हो पंक्ति को देखकर, उसमें घृणात्मक बात कही गई हो, तो वहां पर साथियों हमेशा विभत्स रस होगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ साथियों सिर पर बैठो काग आखी दो खात निकारत, मतलब आखी निकालने की बात की जा रही है, तो इसलिए आंसर आपका जाएगा विभत्स रस के साथ, आंसर आपका
आपका ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए प्रेम सागर साथियों किसकी रचना है, आपसे पूछी जा रही है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे लल्लू लाल जी की रचना है। प्रेम सागर किसी रचना है, लल्लू लाल जी की रचना है। दिए गए चार विकल्पों में से प्रति का बहुवचन साथियों क्या होगा बताइए। प्रतियां होगा, प्रतिवर्ग होगा, प्रति होगा या प्रतिजन होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्रतियां हो जाएगा, यानी कि प्रति का साथियों बहुवचन क्या होगा, प्रतियां होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पैर से सिर तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द साथियों क्या हो सकता है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, आपाद मस्तक साथियों इसके लिए एक शब्द हो सकता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो आप तो संबोधन किया जाएगा, माननीय महोदय लिखेंगे, प्रिय मित्र लिखेंगे। अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र क्यों लिखेंगे, प्रिय आत्मज भी नहीं लिखेंगे साथियों, और पूजनीय भी नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, माननीय महोदय लिखेंगे। माननीय महोदय लिखेंगे तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए लिखावट में साथियों क्या प्रत्यय है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो संधि विच्छेद की अगर बात करें लिख धन आवट हो जाएगा, आवट आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य साथियों अशुद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, या मनीषीगढ़ मेरी बात पर ध्यान दो। तो यहां पर साथियों एक शब्द लिखा हुआ है जो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, ये गलत है साथियों। सही वाक्य क्या होगा, वह अनेक मामलों में गवाह था। तो कौन सा वाक्य यहां पर अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए वाला वाक्य यहां पर अशुद्ध है और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए वह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित की अगर बात करें शब्द का कौन सा अव्यय है साथियों। तो यहां पर वह की बात की गई है, कितना सुंदर दृश्य है साथियों। तिरस्कार बोधक का तो सवाल ही नहीं हो सकता, शोक बोधक अव्यय भी नहीं हो सकता। यहां पर साथियों एक तरीके से हर्ष बोधक अव्यय होगा। खुशी जताई जा रही है ना, तो हर्ष बोधक अव्यय होगा। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में आपको विशेष्य बताना है। अभी मैंने आपको तीन चीजों के बारे में बताया था। एक मैंने आपको बताया था प्रविशेषण क्या होता है, मैंने आपको बताया था विशेषण क्या होता है, और मैंने आपको बताया था विशेष्य क्या होता है। तो अब आप बताइए इस वाक्य में साथियों विशेष्य क्या है। मैंने आपको बताया था साथियों जिसकी तारीफ की जाती है वो क्या होता है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है साथियों, एक तरीके से वही विशेष्य होता है। तो यहां पर एक शब्द है अच्छा, यहां पर एक शब्द है विद्यार्थी। तो अच्छा साथियों क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और अगर बात करें साथियों विद्यार्थी क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगर बात करें यहां पर लिखा होता मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत क्या हो जाता, बहुत आपका प्रविशेषण हो जाता। उसके बाद देखिए ने किस कारक का चिन्ह है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो ने की अगर बात करें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो कर्ता के साथ क्या आया साथियों, ने आया। तो कर्ता जो है ना, ये ने की अगर बात करें यानी कि ने किस कारक का चिन्ह है, तो कर्ता कारक का चिन्ह है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं साथियों, हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा। और वो कौन सी आत्मकथा थी साथियों, आप लोग को मालूम होना चाहिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है, अगर बात करें किसकी है, तो आत्म हरिवंश राय बच्चन की है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, बताइए। तो अनुषंगिक ऐसे लिखा जाता है, आध्यात्मिक भी ऐसे लिखा जाता है। ये ऐतिहासिक नहीं होता साथियों, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। तो कुल मिला के कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है। और गलत है साथियों तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि जो दायित्व लिखा हुआ ना ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। यहां पर अगर बात करें साथियों दक्षिण का विलोम वाम होता है, बिल्कुल सही। उद्यमी का विलोम साथियों निरुद्दम नहीं होता है, उद्यमी का विलोम होता है साथियों आलसी। क्या, उद्यमी का विलोम होता है एक तरीके से आलसी। उसके अलावा विधि जो लिखा हो ना, विधि का विलोम निषेध होता है और बर्बर का विलोम सभ्य होता है। तो पूछा गया था कौन सा विलोम गलत है साथियों, तो कौन सा विलोम गलत है, ऑप्शन नंबर बी वाला विलोम गलत है। और गलत है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए
अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो सरल वाक्य साथियों कौन सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। लड़का दौड़ता, ये तो सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी सरल वाक्य है। मैंने लड़कों को बुलाया, ये भी सरल वाक्य है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। यहां पर साथियों के शब्द आ गया, और जिस वाक्य में के शब्द आ जाए वो साथियों कौन सा वाक्य होगा, वो मिश्र वाक्य होगा, वो सरल वाक्य नहीं होगा। तो आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए, काम शुरू होते ही बाधा आना, इसके लिए साथियों आपको बताना है क्या यहां पर हो सकता है। सही मुहावरा आपसे पूछा जा रहा है। सिर पर भूत सवार होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर पांव रखकर भागना, या सिर पर खून सवार होना। तो यहां पर अगर बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की अगर बात करें तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कि काम शुरू होते ही बाधा आना। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। अगर आपसे ये पूछा जाता साथियों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अब साथियों सामान्य ज्ञान के यहां पर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे। चलिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे पूरी सामान्य ज्ञान के। अगर बात करें 38वें नंबर का प्रश्न है, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है साथियों त्रिपिटक, यानी कि 3 पिटक? तो किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में साथियों गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न का सही उत्तर आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? तो पूरन भगत साथियों एक लोकगीत है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, भारत की किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? तो किस राज्य की साथियों तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? गुजरात अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग साथियों किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्य के संबंधों से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई आपसे पूछा जा रहा है। तो अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई साथियों? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई। विनायक दामोदर सावरकर, जिनको कहते हैं वीडी सावरकर। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। देखिए, अगर बात करें एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो एक सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है कि जो सिंपल चीजें हैं एग्जाम की अगर बात करें तो 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक तो सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडरेट प्रश्न पूछे जाते हैं, हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम में वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्वेश्चन गलत ना कीजिए, आप मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन गलत ना कीजिए। भले हार्ड क्वेश्चन आप टच ही ना करो, देखो अरे भैया हार्ड है मैं इसको नहीं कर सकता, आप वहां मास्टर ना बनो, आप एग्जाम हॉल में मास्टर ना बनो कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन कठिन है, मैं इसको करके रहूंगा, इसका सही आंसर निकाल के रहूंगा मैथ का या रीजनिंग का। आपको ऐसा नहीं करना है साथियों। जो सिंपल है और जो मॉडरेट है, अगर उन्हीं क्वेश्चन को आप सही कर देते हो और गलती नहीं करते हो 1% भी उन क्वेश्चन में, तो सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाता है। अब बच्चा कर क्या रहा है, बहुत बहुत हार्ड हार्ड पढ़ रहा है, बहुत बहुत कठिन पढ़ रहा है, ऐसा नहीं आपको करना है। आप सिंपल पर पकड़ बना लो कि जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे 60% सिंपल क्वेश्चन आएंगे वो मेरे से गलत नहीं होंगे, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 20% जो साथियों मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे वो मेरे से गलत नहीं होगा। मैं पेपर में करूंगा 80% और 80% का एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए साथियों आपका। तो एग्जाम बहुत आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो तराइन का प्रथम युद्ध से निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था साथियों? 1191 में लड़ा गया था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो साथियों किसने सहायता की थी ये आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग ध्यान रखेंगे, महाराजा मेहताब चंद का नाम। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण क्या है? इनके पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन क्यों होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण और इसकी धुरी के झुकाव की वजह से पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन होता है। उसके बाद देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए साथियों कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, विवेकानंद शिला स्मारक साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। क्या आपको ध्यान रखना है? विवेकानंद शिला
कहां पर स्थित है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, आंसर आपका। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 340 है, साथियों यहां पर अनुच्छेद 340 की बात की गई है और अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे अम्ल वर्षा जो है वो होती है, यानी कि अम्ल वर्षा किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वायु प्रदूषण की वजह से होती है, आंसर जिनका यहां पर सी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा वलित पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो कौन सा वलित पर्वत साथियों? अरावली जो है ना, आपको ध्यान रखना है, यह उत्तर पश्चिम में स्थित है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में साथियों नीलहरी शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अल्फा अल्फा का इस्तेमाल किया जाता है और ओजोलो का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे राजकोषीय नीति तैयार की जाती है, राइट आंसर जिनका यहां पर सी बी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन फ्यूरर के नाम से साथियों जाना जाता है? आपने नाम सुना होगा साथियों एडोल्फ हिटलर का। तो एडोल्फ हिटलर को साथियों किस नाम से जाना जाता था? फ्यूरर के नाम से जाना जाता था, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए थीन डैम परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर साथियों आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है तो आप लोग क्या देखेंगे? आप लोग देखेंगे साथियों जो थीन डैम परियोजना है ये रावी नदी पर स्थित है, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए लोधी वंश का साथियों अंतिम सुल्तान कौन था? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था साथियों? इब्राहिम लोधी था, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अब तो साथियों योजना आयोग की जगह नीति आयोग है, लेकिन जब योजना आयोग था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अगर बात करें नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय भी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो कुल मिला के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे साथियों? पहले प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथियों, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा अगर बात करें साथियों गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था? आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? इसमें आपसे यह पूछा जा रहा है। चलिए तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों जो कोरसियो प्रवाह होती है ना, ये क्या है? ये एक गर्म जलधारा है, आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए पीएसएलवी की साथियों फुल फॉर्म क्या हो सकती है? बताइए। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्राइमरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या परमानेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्या हो सकता है आपको बताना है। अगर बात करें साथियों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, तो यही तो पीएसएलवी की फुल फॉर्म है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए एथलीट को तत्काल ऊर्जा, यानी कि अगर तुरंत उसको एनर्जी चाहिए है तो वो किसका सेवन करेगा? तो एथलीट साथियों किसका सेवन करेगा? ग्लूकोज का सेवन करेगा, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ और जिनका आंसर यहां पर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नाम की पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट है? तो किसके निकट है साथियों? कारगिल के निकट है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोबारा आने के इसके साथियों चांस हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का एक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है साथियों? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो अगर बात करें साथियों कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? साथियों अगर बात करें ना मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है, तो जो न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका, यही तो साथियों मौलिक अधिकारों की रक्षक है, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तंजौर के राजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था ये तंजौर का राजेश्वर मंदिर। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है।
यहां पर अगर बात करें साथियों, अब 75 प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद मैथ के प्रश्न होंगे और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से साथियों, बहुत आसान तरीके से, जो आप किताबों में देखेंगे ना मैथ के बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन है, उन सॉल्यूशन को मैंने नहीं अपनाया है। वो मेरे अपने सॉल्यूशन है, वो मेरे खुद के बनाए हुए सॉल्यूशन है। यानी कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस को, जिनका बहुत बड़ा बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है किताबी भाषा में, लेकिन उनको बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा अपने तरीके से, और बहुत शॉर्ट में आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। चलिए, पानीपत का तीसरा युद्ध की अगर बात करें तो ये तो 1761 में हुआ था। किसके बीच हुआ था साथियों? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, सैटेलाइट मोबाइल फोन निम्नलिखित में से किस प्रकार की तकनीक के द्वारा कार्य करता है, बताइए। तो किसके द्वारा साथियों कार्य करता है? इनमारसेट के द्वारा कार्य करता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित, क्या इनमें से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? कोयम्बटूर की बात चल रही है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न का बताइए राइट आंसर क्या होगा कि गद्दी जनजाति साथियों ये कहां पर निवास करती है? तो गद्दी जनजाति तो साथियों हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों बहुत तेजी के साथ आपने इन सभी प्रश्नों को और इनके उत्तरों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर किया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिए, लोसांग उत्सव साथियों किस राज्य में किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो लोसांग उत्सव का संबंध सिक्किम से है, यानी कि सिक्किम से यह संबंधित है। यानी कि उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो सिक्किम में ही मनाया जाता है। अफगानिस्तान की संसद साथियों क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ किताबों में मैंने देखा है नेशनल असेंबली भी लिखा है, और कुछ किताबों में साथियों क्या है, शोरा भी लिखा है। तो अफगानिस्तान की संसद आप लोग ध्यान रखेंगे शोरा है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं, बिहार आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। कनाडा की साथियों राजधानी क्या है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप लोग ध्यान रखेंगे, कनाडा की राजधानी है ओटावा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को निम्न में से किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है साथियों? लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों यहां पर हम लोग मैथ के प्रश्न देखेंगे। इससे पहले आप लोगों ने साथियों सबसे पहले हिंदी के प्रश्न देखे 37 प्रश्न, उसके बाद साथियों सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखे। अब यहां पर हम लोग मैथ के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद साथियों रीजनिंग के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, और पूरी मैथ के साथियों एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन यहां पर आपके लिए लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर है, मैथ का है, इसको देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या, छात्राओं किसे कहते हैं? जो बालिका होती हैं, और छात्र किसे कहते हैं? जो बालक होते हैं। तो इसमें कहा गया है साथियों छात्रों और छात्राओं की संख्या की 3 गुनी है। तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल छात्रों की संख्या नहीं हो सकती है? देखिए, यहाँ पर 2 लोग हैं साथियों। एक तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर छात्र हैं, और कौन है साथियों? छात्राएं हैं। तो 2 तरह के हैं, ठीक है। मतलब एक बालिका है और बालिकाएं हैं। अगर बात करें छात्रों की संख्या जो है वो छात्राओं की संख्या की 3 गुनी है। यानी कि अगर ये 1 होंगी तो ये साथियों 3 होंगी, यानी कि 3x होंगी। अगर छात्रा 1 होगी तो छात्राएं अगर 1 होगी तो छात्र कितने होंगे? 3 होंगे। मान लीजिए अगर छात्राएं 10 होती हैं तो ये कितने होते हैं साथियों? ये आपके कितने होंगे? ये आपके 30 होंगे। अगर ये मान लीजिए 20 होती हैं तो ये कितने होंगे? 60 होंगे। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने छात्र होंगे, मतलब कुल छात्रों की संख्या नहीं हो सकती, इसमें से नहीं हो सकती। अब सबसे पहले साथियों इस सवाल को करने का तरीका क्या है, देखिए। अगर मान लीजिए साथियों 10 ये हुए, ठीक है, 10 ये हुए तो ये कितनी होंगी? ये 30 होंगी। तो 40 क्या हो सकती है? छात्रों की संख्या हो सकती है, तो 40 यहां पर लिखा हुआ है। अब अगर बात करें, मान लीजिए साथियों अगर ये 8 हुई, छात्राएं 8 हुई और ये 16 हुई, ये इसका दुगना ही तो है, दुगना ही तो, सॉरी 3 गुना करना है। तो मतलब ये आपका कितना हो जाएगा? मैं आपको एक सेकंड बता देता हूं। देखिए, इसको देख लेते हैं।
अगर ये 8 हो गई, छात्राएं कितनी हो गई, अगर 8 हो गई तो ये 24 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है 24, यानी कि एक ये है तो इसका 3 गुना ये होगा, तो ये कितना जाके बैठेगा, 32 बैठेगा। तो ये संख्या भी टोटल हो सकती है, ये संख्या भी कुल छात्र छात्राओं की संख्या हो सकती है। अगर बात करते हैं साथियों क्या ये हो सकती है, मान लीजिए अगर साथियों ये आपके 11 छात्राएं हो जाती हैं और 33 छात्र हो जाते हैं, तो ये संख्या कितनी बनेगी साथियों, जाकर ये संख्या आपकी बनेगी 44, ठीक है ना। तो 44 बनेगी, तो ये संख्या भी छात्र छात्राओं की कुल संख्या हो सकती है, लेकिन ये संख्या नहीं हो सकती, कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं हो सकते जो इनका कुल योग हो, यानी कि ये इसका 3 गुना ही लेना है साथियों। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों, सी के साथ जाएगा। इसको करने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए छात्र कितने हैं, छात्र 3x हैं और छात्राएं कितनी है, x है, यानी कि कुल योग कितना बनेगा, 4x बनेगा। तो देखिए 4 से भाग हो जाएगा, ये भी 4 से भाग हो जाएगा, ये भी 4 से भाग हो जाएगा, लेकिन ये 4 से भाग नहीं होगा, नहीं होगा तो यही आपका राइट आंसर है। तो दो मेथड मैंने आपको बताए। यहां पर साथियों बहुत बड़े बड़े नंबर है, 49,237 है, 3995 है, 73,893 है, 83 है और 9 है। इन सब की गुणा आपको कराना है और बाद में कहा गया कि इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। मान लीजिए कुछ नंबर साथियों गुणा कराने पर ऐसा नंबर कुछ आता है इसमें, जो यहाँ पर अंतिम अंक होगा ना साथियों, यानी कि जो इकाई का अंक होगा वो आपको बताना है क्या हो सकता है, 0 होगा, 7 होगा, 5 होगा या 6 होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को साथियों गुणा करके नहीं किया जाता है। कैसे, आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, जो अंतिम अंक है ना उसकी साथियों आपस में आप सभी लोग क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। जिसके 9 3 आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अंत में कौन सा नंबर आया, 7। अब 7 की गुणा 35 में 5 से कराइए, 7 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 35 हो जाएगा। 7 पंजे देखिए 9 3 आपका कितना हो गया, 27 हो गया। 7 आया, 7 की गुणा साथियों किससे कराएंगे, 5 से कराएंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा। अब 5 की गुणा साथियों किससे कराएंगे, 7 से कराएंगे, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां पर साथियों आप एक बात ध्यान देंगे, कौन सी बात है साथियों जो आप यहां पर ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे अगर कभी भी साथियों 5 अंत में आ जाए, ठीक है ना, तो आंसर 5 आएगा या 0 आएगा। तो कुल मिला के साथियों 9 3 आपका 27 हो रहा था, अंत का लेटर दे, अंत का नंबर देखिए 7, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 5 अंत में आया, 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा। तो क्या साथियों अंक आएगा, 35 आएगा। तो अंत में कौन सा इकाई का अंक आपको नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आपसे कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि 4 घंटियां हैं, 4 घंटियां हैं, ठीक है, 4 घंटियां हैं, 6, 8, 12, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यानी कि पहले वो 6 मिनट के अंतराल पर, फिर उसके बाद 8 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। इनकी गैपिंग इतनी है। यदि वे 10 बजे बजती हैं, एक साथ बजती हैं, तो किस समय वे दोबारा एक साथ बजेंगी। एक साथ पूछा है दोबारा। तो कभी भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कुछ नंबर दे रखे हो और कहा जाए कि घंटियां हैं या कुछ भी है, ठीक है, कि इतने इतने अंतराल पर बजती हैं, पहले वो सबसे पहले जो एक साथ बजती हैं वो 10 बजे बजती हैं, 11 बजे बजती हैं, तो अब दोबारा एक साथ वो कब बजेंगी। तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए सब नंबरों को साथियों लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर इनका साथियों क्या निकाल लेंगे, एलसीएम इनका यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से शुरुआत करते हैं साथियों, 2 3 आपका 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 नीम 18 हो जाएगा। फिर से इसको साथियों 2 से कट कीजिए, तो 3 तो कट नहीं पाएगा, तो 3 ऐसा ही लिख देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 9 भी नहीं कट पाएगा, 9 भी ऐसा ही लिख देंगे। फिर साथियों 2 से कट कीजिए, 3 ऐसे ही लिख देंगे, 2 एकम 2, 3 लिख देंगे और 9 ऐसे लिख देंगे। अब अगर बात करें 3 से कट करेंगे साथियों, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 हो जाएगा और फिर एक 3 बचा है, तो वो 3 भी साथियों यहाँ पर कट जाएगा। अब इसको जरा आप गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 3 आपका 24 हो जाएगा और 24 तियां कितने होते हैं साथियों, 72 होते हैं। यानी कि साथियों अगर बात करें ये क्या है, 72 नहीं, एक तरीके से 72 मिनट है। यानी कि जो पहली बार एक साथ बजती हैं 10 बजे, तो दूसरी बार एक साथ कब बजेंगी, 72 मिनट बाद बजेंगी। तो 10 बजे अगर बजे हैं तो 72 मिनट बाद क्या समय होगा साथियों, एक तो पूरा 11 बज जाएगा और ऊपर के एक्स्ट्रा ये 12 मिनट है, यानी कि 11 बजकर 12 मिनट पर वो दोबारा घंटियां एक साथ बजेंगी। तो क्या ऑप्शन में 11 बजकर 12 मिनट कहीं पर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए अगर बात करें ना
यहाँ पर अगर बात करें यूपी पुलिस के एग्जाम में आप सिलेक्शन अगर पाना चाहते हैं तो दो बातें आपको ध्यान रखना है। एक तो सिंपल जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे नहीं छूटना चाहिए, और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। उसमें गलती तो 1% भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने सिंपल पर पकड़ बना लेते हो, सिंपल क्वेश्चंस पर, अगर आप मॉडरेट क्वेश्चंस पर पकड़ बना लेते हो तो सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं एग्जाम में हार्ड क्वेश्चंस को बहुत टाइम दे देते हैं लेकिन सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और फिर उनको दिक्कत पड़ जाती है, आसान क्वेश्चन भी फिर वो नहीं कर पाते हैं। तो एग्ज़ाम में आप ये कोशिश कीजिए कि आसान क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन पर आप अपनी पकड़ बनाएं। चलिए, तो यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है कि 2/9 कॉमा 3/14 और 7/20 का एलसीएम आपको निकालना है, लघुत्तम समावर्तक आपको निकालना है। कभी भी आपको ऐसा नंबर दिया जाए, अगर यहाँ पर साथियों लिखा है लासा ज्ञात कीजिए, तो ऊपर वाले नंबर का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है, और नीचे वाले नंबर का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर लिखा होता कि इनका मासा निकालिए यानी कि महत्तम समावर्तक निकालना है, तो ऊपर वाले नंबरों का हमें क्या निकालना होता, मासा निकालना होता, और नीचे वाले नंबरों का निकालना क्या होता, लासा निकालना होता। तो कुल मिला के यहाँ पर तो एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है, तो ऊपर वाले नंबर का साथियों हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देख लेते साथियों इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ये नहीं कट पाएगा तो ऐसे ही लिख देंगे साथियों, फिर 3 से कट करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, और 7 से कट करेंगे 7 एकम, यानी कि 2 3 आपका 6, 6 7 आपका 42। तो अगर बात करें ऊपर तो 42 आ जाएगा, लेकिन जब 9 का 14 का 20 का साथियों एचसीएफ निकालेंगे यानी कि लघुत्तम लघुत्तम नहीं महत्तम समावर्तक निकालेंगे साथियों, तो यहां पर क्या निकल कर आएगा। अब हमें एक बार में साथियों ऐसा नंबर चाहिए होता है जो एक ही बार में सबको कट कर दे। 2 से लेंगे तो ये 9 नहीं कट पाएगा, 14 20 तो कट जाएंगे, फिर 3 लेंगे तो 9 कट जाएगा लेकिन 14 20 नहीं कट पाएगा। तो यहां पर साथियों एक लेंगे, एक से साथियों ये एक तरीके से कट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ जो निकलेगा यानी कि महत्तम समावर्तक जो निकलेगा वो 1 निकलेगा। तो इन इन ऊपर वाले नंबरों का साथियों लासा निकालेंगे तो 42 आएगा, इनका मासा निकाला साथियों तो क्या आया, तो 1 आया। तो आंसर आपका जाएगा साथियों 42/1। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42 के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगले नंबर का साथियों प्रश्न आप लोग देखिए कि यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है कि 0.47777, मतलब इसका मतलब क्या है, इसके आगे और भी 7 हैं, तो ये किस साधारण भिन्न के बराबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो यहाँ पर साथियों ठीक है 0.4 लिख लेंगे, और 7 बहुत बार है साथियों, तो 7 के ऊपर हम सिंपल सा बार लगा लेंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आप साथियों कैसे सॉल्व करोगे, ये जो अगर बात करें पूरा पूरा क्या लिखा है 47 लिखा है ना, तो पूरा पूरा 47 लिख लोगे। अब साथियों अगर बात करें कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 4 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर है ना, तो 47 में से 4 आप घटाओगे, 4 आप घटाओगे। अब उसके बाद देखोगे कितने संख्या के ऊपर बार है, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख लोगे, और देखोगे कितने संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 0 लिख लोगे। ये तरीका होता है। अब इसको साथियों कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 47 में से साथियों जब 4 जाएगा तो 43 बचेगा, और अपॉन में क्या है साथियों 90 है, इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा 43/90 आएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर 43/90 है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। तो यहां पर साथियों अगर बात करें यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए, तो परिणाम स्वरूप साथियों जो भिन्न होती है ना वो 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न हम मान लेते हैं साथियों x/y है। क्या है, x/y है। अब एक भिन्न इसी की तो बात चल रही, एक भिन्न जो है ना वही भिन्न आपसे पूछी जा रही, मूल भिन्न क्या है। तो एक भिन्न का अंश, अंश क्या होता है साथियों ऊपर वाला होता है, हर क्या होता है नीचे वाला होता है। तो एक भिन्न के अंश में यानी कि x की अगर बात करें तो 20% बढ़ जाती है तो ये 120% हो जाती है, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों हर 25% बढ़ जाती है तो ये 125% हो जाती है। बराबर साथियों जब इसको हम बढ़ाते हैं ना तो वो हमें कितनी भिन्न होती जाती है साथियों, 3/5 भिन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में साथियों आ गया होगा। अब अगर बात करें साथियों देखिए इस 125 की गुणा इससे हो जाएगी, 3 से हो जाएगी तो 125 यहाँ पर आ जाएगी, इस 120 की गुणा साथियों यहाँ पर हो जाएगी, और ये तो गायब हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। तो अब x/y बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 125
5 गुणा 120। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये जो मूल भिन्न है इसका मान आ जाएगा साथियों। तो अगर बात करें 5 कम 5 हो जाएगा, ये 5 से कटेगा 25 आएगा साथियों। उसके बाद अगर बात करें 3 से ये कटेगा साथियों, 3 चौक आपका 12 ये आ जाएगा, 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे आपका 40 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो 5/8 आएगा। तो आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 होंगे। 37 सही 1/2 में कितने, इसके बाद लिखा हुआ है कितने 1/8 होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं साथियों, मुझे ये बताइए 36 में कितने 9 होंगे, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा साथियों, 9 से भाग दूंगा और इसको जब करूंगा तो 4 आएगा, यानी कि 9 चौक आपके 36। तो कहा जा सकता है कि 36 में कितने 9 होंगे, तो 4 9 होंगे। तो उसी प्रकार साथियों हमें इसमें क्या देना है, इसमें भी साथियों हमें एक तरीके से जो है ना वो भाग ही देना है साथियों। कितने 1/8 हैं, कितने 1/8 हैं। तो सबसे पहले तो इसको साथियों कैलकुलेट आप करा लीजिए। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 37 दूना कितने होते हैं साथियों, 74 होते हैं। 74 और एक आपका 75 होते हैं, तो 75/2 इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कितने 1/8 है, तो इसकी हमें 1/8 से भाग कराएंगे साथियों, ठीक है ना। तो यहां पर भाग हो गई। अब अगर बात करें साथियों इस भाग का ये सवाल है, 75/2 की भाग हम करा रहे हैं 1/8 से, तो सिंपल सा साथियों इसको हम गुणा में बदल लेते हैं। कैसे गुणा में बदलेंगे और 1/8 है ना, इसको उलट देंगे साथियों, 8/1 हो जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से साथियों आपके लिए और ज्यादा आसान हो गया। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौक आपके 8 हो जाएंगे। तो 75 चौक साथियों कितने होते हैं, मेरे हिसाब से 300 होते हैं। तो क्या 300 ऑप्शन में है साथियों, बिल्कुल आंसर है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। इस सवाल को साथियों अगर आप इसका सॉल्यूशन किताबों में देखेंगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा साथियों इसका सॉल्यूशन आपकी समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन इसकी बहुत आसान सी एक ट्रिक होती है, बहुत आसान से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे जैसे प्रश्न कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। दो संख्याओं का योगफल, तो साथियों दो संख्याओं का योगफल, अभी संख्या हमें पता नहीं ना, तो हम x प्लस वाई ही तो लेंगे, पहली संख्या है दूसरी संख्या ये। तो दो दो संख्याओं का योगफल का, अब का की जगह पे गुणा आता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो दो संख्याओं का योगफल का 30%, तो 30% की जगह क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। मतलब दो संख्याओं का योगफल का 30% जो है ना वो उनके अंतर का, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस का, यानी कि उनके माइनस का, उनके माइनस का अगर कह सकते हैं, उनके अंतर का, उनके डिफरेंस का 40% के बराबर है। तो यहां पर साथियों 40% आ गया। बराबर है, बराबर है, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाता है, ये रूल है साथियों। अब अगर बात करें x प्लस वाई यहां पर आ जाएगा, और ये x माइनस वाई है ना, ये इसके बटे में आ जाएगा, x माइनस वाई ये आ गया आपका। इधर क्या था, 40 था, ये आपका 40 आ जाएगा, और ये 30 की गुणा साथियों नीचे हो जाएगी, तो ये आपका 30 आ जाएगा। इस जीरो से साथियों ये जीरो कट जाएगा, यानी कि 4/3 आ जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि संख्याओं का अनुपात क्या, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो क्या साथियों 4/3 यहां पर है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथियों दो संख्याओं का यहां पर अगर बात करें, संख्याएं पहली बात तो आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है, संख्याएं पूछी जा रही हैं, अनुपात नहीं। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात आपको बताना है, लेकिन यहां पर तो ये जोड़ के है, तो ये थोड़ी ना आंसर होगा। अब अगर बात करें, मान लीजिए हम ऑप्शन इसको राइट मान लेते एक पल के लिए, तो 7 ये हो जाएगा, ठीक है ना, और एक ये हो जाएगा। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां पर साथियों 8 आ जाएगा। अच्छा डिफरेंस करें तो ये भी 7 होगा, और ये क्या होगा साथियों, 1 होगा। कितना डिफरेंस आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जब हम इनको साथियों करेंगे, 2 3 आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 चौका आपका 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज तो आ रही है साथियों, वही चीज आ रही है। तो मतलब कहा जा सकता है कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात यही होगा, आंसर आपका यही आएगा। अब जब इसको आप लेकर करोगे ना तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा कुल मिला के। चलिए तो यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर समझ में थोड़ा सा ना आया हो तो इसको एक बार दोबारा देखेंगे, अपने मनोमस्तिष्क को बिल्कुल खोलकर आप देखेंगे तो आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि एक संख्या का 37 सही 1/2% 900 है, तो उस संख्या का 62 सही 1/2% क्या होगा। बहुत आसान सा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। यदि एक संख्या का, मान लीजिए वो संख्या क्या है साथियों, वो संख्या x है,
का आ गया ना, तो गुणा लगा देंगे। 37 सही 2 बटे यानी कि 37 दूना होते हैं 74, 74 और एक 75, 75 बटे 2 आ जाएगा। तो 75 बटे साथियों 2 आ जाएगा। प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत के लिए साथियों नीचे 100 लगाते हैं, 2 की 100 से गुणा होगी तो 200 ही बन जाएगा। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो है ना ये 900 के बराबर है, तो 900 लिख लिया। तो उस संख्या का इतना प्रतिशत क्या होगा, पहले वो संख्या तो निकाल लें, यानी कि वो x तो निकाल लें, फिर इसका भी हम मामला भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है ना, तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि साथियों 900 गुणा 200 हो जाएगा। यहां से मैं इसको कट कर देता हूं। इसकी गुणा इसकी भाग यहां पर हो जाएगी, भाग में आ जाएगा तो 75 यहां पर आ जाएगा। मतलब अब x बराबर क्या निकलेगा साथियों, ये निकलेगा। इसको कैलकुलेट कर लो, x का मान निकल आएगा। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखिए यहां पर अगर बात करें 15 पंजे आपके 75 हो जाता है, 15 छक्के आपके 90 हो जाता है, 5 एकम 5 हो जाएगा, यहां पर साथियों 12 आ जाएगा। अब 12 दूना कितना होता है साथियों, 24 होता है, यानी कि x का जो मान निकलेगा साथियों वो कितना निकलेगा, वो 2400 निकलेगा। अब यहां पर कह रहे हैं तो उस संख्या का, यानी कि इस 24 का 62 सही 1/2 क्या होगा, तो 62 दूना कितना होता है साथियों, 64 होता है। 64 और एक आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 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 62 दूना 34 थोड़ी ना होता है, ठीक है। 62 दूना आपका कितना होता है, 120, 120 और आपका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपका 124 और एक 125, 125, 125 बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नीचे प्रतिशत लिखा है तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल कट हो जाएगा। अगर बात करें यहां पर साथियों 12 आ जाएगा, तो 125 की गुणा किससे कराना है साथियों, 12 से कराना है, और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। चलिए यहां पर अगर बात करें 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर बात करें ये 125 जैसे लिखा है वैसे ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1500 साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो साथियों ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए साथियों यहां पर अगर बात करें, एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि होती है, उसके बाद 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसमें कितना परिवर्तन आएगा। 5%, 6.25%, 3.75%। तो यहां पर अगर बात करें, ऐसा सवाल साथियों यूपी पुलिस एग्जाम में आपसे पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आपको इस क्वेश्चन को देखना है। एक संख्या है, कोई भी संख्या हो, उसमें पहले 25% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 20% की कमी की जाती है। अगर इस टाइप का सवाल आपके सामने आता है तो आप एक सूत्र के द्वारा साथियों इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई, ये पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, x गुणा आपका y हो जाएगा, बटे में साथियों 100 हो जाएगा। तो ये सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए पहली संख्या क्या है, 25 है, प्लस आपका दूसरी संख्या क्या है। अच्छा दूसरी संख्या में कमी आती है ना, तो एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे, 25 तो प्लस का आएगा, लेकिन 20 माइनस का आएगा, क्योंकि कमी हो रही है। अगर बात करें प्लस यहां पर आ जाएगा, और 25 प्लस का आएगा, और साथियों माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा साथियों। यहां पर अगर बात करें 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा, और साथियों इसकी अगर बात करें 25 से कब 25, 25 25 चौक आपका कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंजे आपका 20 आ जाएगा। लेकिन माइनस का 5 आएगा साथियों, तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 आ जाएगा साथियों। 5 माइनस 5 यहां पर साथियों जो है ना आपका आ जाएगा। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब क्लास को लाइक आप कर देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लासेस आपको पसंद आ रही है, और मुझे आपके लिए और ज्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में साथियों बहुत अधिक समय नहीं है, ठीक है। बहुत चुनिंदा साथियों दिन है, और बहुत तेजी के साथ साथियों ये निकल जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए, एक वस्तु को 5% हानि से बेचने की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 5 अधिक मिलते हैं। यानी कि बहुत आसानी तरीके से मैंने आपको बताया था ना, बहुत सही तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए एक वस्तु है, उसको 5% हानि से बेचा, मान लीजिए बेचा जाए, मान लीजिए 100 की वस्तु वो लाए थे, और हमने 5% हानि से बेची, यानी कि 95 में वो वस्तु बेच दी, 95% में वो वस्तु बेच दी। अब कह रहे हैं कि अगर 95% में हम उसको ना बेचते, यानी कि 5% के घाटे से हम उसको ना बेचते, अगर उसकी अपेक्षा 5% के लाभ से बेचते, यानी कि साथियों 100 की तो लाए थे, अगर 5% का लाभ लेंगे तो 105 की वो वस्तु बेचेंगे, 105 की वो वस्तु बेचेंगे। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें 5 रुपए मिलते हैं।
यानी कि 95% से 105% की कितना डिफरेंस आएगा, 10% का वैल्यू आएगा। तो कह रहे हैं कि 10% जो है वो 5 के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% क्या होगा। तो यहां पर अगर बात करेंगे साथियों 10% की वैल्यू 5 रुपए है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है एक तरीके से। तो ये 10 नीचे आ जाएगा, गुणा साथियों 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 से कम 5, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो कहा जा सकता है साथियों वो क्रय मूल्य कितना होगा, वो क्रय मूल्य साथियों 50 होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दो उत्तरोत्तर लाभ है, 10% का है, फिर 20% का है। ठीक है, तो तुल्य एक लाभ कितना होगा, ये भी वही करना है साथियों, उसी टाइप से करना है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, लेकिन उसी मेथड से आपको करना है जिस मेथड से साथियों मैंने आपको बताया था। क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। तो हम देख लेंगे साथियों दोनों प्लस के हैं, दोनों में लाभ हो रहा है, तो साथियों 10 प्लस आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, 10 गुणा आपका यहाँ पर 20 आ जाएगा, बटे में साथियों यहाँ पर 100 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो साथियों कट जाएगा। तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कि साथियों यहाँ पर अगर बात करेंगे, अच्छा एक थोड़ी ना 2 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर साथियों 2 हो जाएगा। तो 32% आपका राइट आंसर साथियों आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, यहां पर लिखा है 10,000 की धनराशि है, इसका 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा यदि पहले वर्ष दर 10% तथा दूसरे वर्ष दर साथियों 13% है। तो यहां पर साथियों अगर बात करें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा सवाल यहां पर आपकी स्क्रीन पर आया है। यहां पर अगर बात करें साथियों चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों। चलिए, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन की अगर बात करें, पहले अगर बात करें साथियों, पी आपके पास कितना है, यानी कि मूलधन कितना है, यानी कि धनराशि कितनी है, 10,000 की धनराशि है। तो यहां पर मैं ले लेता हूं साथियों पेन, और 10,000 की अगर बात करें साथियों, 10,000 की अगर बात करें, पहले वर्ष में साथियों कितना बढ़ता है, 10% बढ़ता है, यानी कि 110 हो जाता है, 110% हो जाता है, प्रतिशत की जगह बटे में 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद साथियों 13% हो जाता है, यानी कि 113 बटे यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो इतनी बात साथियों आपको समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। अगर बात करें यहाँ पर 2 जीरो है, इन 2 जीरो से साथियों ये 2 जीरो कट जाएंगे, और इन 2 जीरो से साथियों ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब अगर बात करें कितना है, 110 की गुणा हमें कराना है 113 से, तो हम करा लेंगे साथियों, 111 की गुणा करा लेंगे, बाद में एक जीरो जोड़ देंगे, तो 113 आ जाएगा, गुणा करके साथियों 113 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि साथियों अगर बात करते हैं साथियों कितना आ जाएगा, 12,430 यहाँ पर आ जाएगा। अब 12,430 यहाँ पर साथियों आगे है ना, अब 12,430 में से साथियों क्या माइनस कर देंगे, 10,000 माइनस कर देंगे, तो 10,000 हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब क्या आया साथियों, 0 3 4 2, यहाँ पर 2430 आया, और 2430 ही साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि एक्स, वाई और जेड एक चारागाह किराए पर लेते हैं। 3 लोग हैं, एक्स है, वाई है और जेड है, एक चारागाह को किराए पर लेते हैं। एक्स उस पर 7 महीने तक 10 बैल, वाई उस पर 5 महीने तक 12 बैल, और जेड उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। यदि चारागाह का किराया 1750 हो तो जेड को कितना किराया देना होगा। अब आपकी अगर बात करें सॉल्यूशन देखा जाए किताब में, तो किताब में साथियों आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये साथियों आपसे एग्जाम में साथियों प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, तो कैसे इसको आप सीख सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका मैं आपको साथियों बता रहा हूं। बहुत आसान सा प्रश्न है, कहने को लेंथी है, लेकिन सवाल में कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको करना है साथियों। देखिए, अगर बात करें x यहाँ पर साथियों y और यहाँ पर z, 3 लोग हैं ना, तो x की जब हम बात करते हैं, x उस पर 7 महीने तक 10 बैल, तो 7 गुणा क्या हो जाएगा, 7 गुणा 10 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। उसके बाद लिखा है y उस पर 5 महीने तक 12 बैल, तो 5 गुणा क्या हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका। z उस पर 3 महीने तक 15 बैल, तो z की अगर बात करें 3 महीने तक 15 बैल, तो सबसे पहले तो x अनुपात y अनुपात z का अनुपात निकाल लो इसको कैलकुलेट करके, तो ये 70 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये साथियों 45 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें इसका अनुपात निकाल ले, एक तरीके से छोटा हो जाएगा, तो साथियों 5 नीम आपके 45 हो जाएंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 5 कम 5 और 5 चौक आपका कितना आ जाएगा साथियों 14, ये कुल मिला के हो जाएगा। अभी कट रहा है, अब नहीं कटेगा। तो अब अगर बात करें x ये है, y ये है,
और जेड ये है। इन तीनों का मिलाकर साथियों 1750 लाभ होता है, तो जेड का लाभ कितना होगा? ये तो बहुत आसान साथियों सवाल बन गया। जेड का लाभ कितना है? एक तरीके से कह सकते हैं 9 है। और कुल लाभ कितना है? कुल लाभ है 1750, जेड का लाभ है साथियों 9, और यहाँ पर कुल लाभ आ जाएगा, सबका लाभ आ जाएगा, यानी कि 12 और 9 कितना हो जाएगा साथियों? आपका 21 हो जाएगा। 21 और 24 कितना आपका हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो यहां पर आपका 35 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लो। आपका जेड को कितना किराया देना होगा, ये एक तरीके से होगा। ठीक है, लाभ की अगर बात करें तो जेड को कितना किराया देना होगा, लेकिन सवाल आपसे लाभ से भी बहुत पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए एक्स को 14 लाभ हो रहा है, वाई को 12 लाभ हो रहा है, जेड को 9 लाभ हो रहा है और कुल लाभ हो रहा है 1750, तो बताइए जेड का लाभ कितना होगा? तो जेड का लाभ पूछा जाए तो जेड का मान लिख दो, वाई का लाभ पूछा जाए तो वाई का मान लिख दो। वैसे भी उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहां पर क्या पूछा जा रहा है? किराया कितना देना होगा। तो बात तो एक ही है, लैंग्वेज बदल दी जाएगी। तो इसको साथियों अगर कैलकुलेट करें तो साथियों यहां पर 5 से करा ले, क्या 7 से करा ले? 7 से करा लेते हैं। 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 7 दूना आपका 34 हो जाएगा, 3 जाएगा 35 हो जाएगा, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा। 5 से 250 की अगर कट करेंगे साथियों, ये आपका 50 आ जाएगा और ऊपर जो 9 था वो 9 आ जाएगा। तो 9 पंजे कितना होता है साथियों? 45 होता है, यानी कि 450 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और जिनका 450 राइट आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। साथियों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको शून्य से शिखर तक ले जाऊंगा, यानी कि पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो सिंपल टू मॉडरेट होंगे, यानी कि जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे लेवल को इतना हाई कर दूंगा साथियों कि एग्जामिनर वहां तक ना पहुंच पाए, या एग्जामिनर जहां तक पहुंचे उससे एक नंबर आपको ज्यादा ही आता हो। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करें मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, एक ऐसा सिंगल भी क्वेश्चन नहीं होगा साथियों जो आप कर ना पाओ, यानी कि एग्जामिनर जहां तक पूछेगा, जहां तक सोच सकता है, मैं वहां तक आपको साथियों सिखा दूंगा और एग्जाम आपका बहुत आसानी से निकलवा दूंगा। तो आप सभी से साथियों मैं कह सकता हूं कि चैनल को आप सभी लोगों ने, अगर जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। भले सिलेक्शन के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब मार देना, क्योंकि फिर उसके बाद आपका कोई काम नहीं रह जाएगा इस चैनल में, ठीक है ना। और सिलेक्शन आपको मिल जाए फिर क्या कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है, फिर एक बार मैसेज कर देना, बता देना बस साथियों। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, कम से कम एग्जाम तक एक बार सिलेक्शन आप ले लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चलिए उसके बाद देखिए कि ए बी सी एक व्यापार में इस प्रकार शामिल होते हैं कि ए और बी की पूंजियों का अनुपात कितना है? ए और बी की साथियों पूंजी का अनुपात जो है वो 3:2 है, और ए और साथियों सी की पूंजी का अनुपात कितना है? 2:1 है। तो 2 अनुपात साथियों 1 हो गया। उसके बाद लिखा है यदि वर्ष के अंत में इन्हें कितना लिखा है साथियों? 1,57,300 का लाभ होता है, तो उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर ए अनुपात बी 3:2 है और ए अनुपात सी यहां पर 2:6 है। तो सबसे पहले हमें काम ये करना होगा कि मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकालना होगा। इसका अनुपात कैसे निकालेंगे साथियों? ये तो आपका ए अनुपात बी ये हो गया और आपका ए अनुपात सी ये हो गया। लेकिन इसका निकालने का तरीका ये है कि ये भी ए है और साथियों ये भी ए है, तो ये तो सेम होना चाहिए। अब इसको सेम ही तो हमें करना है, सेम करेंगे तभी तो ए बी सी निकलेगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसको साथियों 3 से गुणा करा लेंगे और इसको 2 से गुणा करा लेंगे। जब इसको 2 से गुणा कराएंगे तो इसको भी 2 से ही गुणा कराना पड़ेगा। तो अगर बात करते हैं ए बी सी हमारा क्या निकलेगा? 2×3 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 2×3 आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको भी 2 से मजबूरन में गुणा कराना पड़ेगा और 2×2 4 हो जाएगा, यानी कि बी आपका 4 निकलेगा। उसके अलावा अगर बात करें ये भी 6 हो जाएगा, यानी कि ए भी 6 हो जाएगा जो पहले से लिख रखा है। इसकी भी फिर हमें 3 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि जब इसकी कराई है तो 3 एकम आपका 3 हो जाएगा, यानी कि सी क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों 6:4:3 निकला है ए बी सी का अनुपात। 6:4:3 कितना? ए बी सी का साथियों ए बी सी का अनुपात निकला है 6:4:3। तो अगर बात करें यानी कि ए को लाभ हो रहा है 6 का, बी को लाभ हो रहा है 4 का, सी को लाभ हो रहा है 3 का, और कुल इनको लाभ हुआ साथियों कितना? 1,57,300 का। तो उसमें से बी का लाभ कितना हुआ? अरे भैया बी का लाभ तो 4 हुआ ना, तो ये
पिछले सवाल में भी मैंने आपको तरीका बताया था और यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ। कुल लाभ लिख लेंगे और साथियों किसका पूछा है, बी का पूछा है तो बी का लाभ लिख लेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे इन सब का योग आ जाएगा, यानी कि 4 और 6 आपका 10, 10 और 3 आपका 13 हो जाएगा। अब बस कैलकुलेट कर लो, 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, 2 बचेगा, 13 दूना आपका 26 हो जाएगा, 1 बचेगा, 13 एकम 13 हो जाएगा और 0 लग जाएगा। यानी कि साथियों अगर बात करें इसकी गुणा इससे करा लो साथियों, बस आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा, डबल 0 लग जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो 484 डबल 0 क्या कहीं पर आ रहा है साथियों, देख लेते हैं। 484 और डबल 0 ये तो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों इसी प्रकार से अगर आप पढ़ते रहे, तैयारी करते रहे और प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहे तो एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी नहीं मैं छोड़ूंगा जो आप साथियों एग्जाम में करना पाओ, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताने की कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए बढ़िया तरीके से साथियों हम लोग यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर लिखा है कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो जब हम बात करें 1 से 100 तक की विषम संख्याएं कैसे लिखेंगे, तो 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, मतलब ऐसे ऐसे जाकर 100 तक की विषम संख्याएं हमें निकालना है। और फिर ये कुल मिला के संख्याएं कितनी होंगी, संख्याएं तो 50 होंगी ना। तो अब ऐसे करना है, इनका कुल योग निकालो आप पहले, फिर 50 से उसको भाग करो, तो वहां पर जाकर उसके बाद साथियों औसत निकलेगा। लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि आप इस तरीके से करवाओ। तो एक साथियों सूत्र होता है, क्या होता है साथियों, एक तरीके से एक सूत्र होता है, उस सूत्र को साथियों आप लोग ध्यान रख लेंगे। सूत्र क्या है साथियों, अगर बात करते हैं साथियों, सूत्र है आपका एस एन बराबर क्या साथियों, एस एन बराबर एन बटे 2 हो जाएगा, आपका एन बटे 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में साथियों ए प्लस एल आ जाएगा, ठीक है ना। एन की अगर बात करते हैं साथियों, ये एन क्या है, तो एन नंबर, जितने नंबर है ना, ये 50 नंबर हो गए, तो एन बराबर क्या आ गया साथियों, 50 आ गया। 2 जैसा है वो 2 ही रहेगा। ए की अगर बात करें, ए साथियों क्या होता है, ये सवाल पैदा होता है, तो जो पहला नंबर होता है ना, ए वो होता है, ए हो गया। अब अगर बात करते हैं साथियों, ये एल क्या होता है, क्या साथियों यहां पर अगर बात करें एल क्या होता है, तो एल की अगर साथियों जब हम लोग बात करते हैं, लास्ट नंबर हो जाएगा, यानी कि एल जो होगा ना साथियों, वो आपका क्या हो जाएगा साथियों, लास्ट नंबर हो जाएगा। और एक तरीके से अगर बात करें, लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर 100 नहीं है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं, तो आखिरी विषम संख्या 100 थोड़ी ना बनेगी साथियों, 99 बनेगी, इसलिए मुझे यहाँ पर 99 लिखना चाहिए था। तो लास्ट नंबर क्या हो गई साथियों, 99 हो गई। तो सब कुछ तो हमें पता चल गया। यहाँ पर हम एस लिख लेंगे साथियों, ठीक है ना, एस लिख लेंगे। और अगर बात करें यहाँ पर एन लिख लेंगे। अच्छा, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब तो साथियों टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 50 है, तो यहाँ पर साथियों एक तरीके से 50 आ जाएगा, बराबर एन कितना है, एन आपका 50 है, बटे 2 हो जाएगा। ए कितना है, ए पहला नंबर होता है जो कि 1 है, प्लस एल कितना है, 99 है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, हम लोग देख लेंगे, आप लोग साथियों देखिए, 50 की अगर साथियों यहाँ पर 2 से भाग हो जाएगी तो क्या बचेगा, 25 बचेगा, तो ये आपका 25 आ जाएगा। गुणा में क्या हो जाएगा, 99 बटे क्या हो जाएगा, 99 प्लस 1 आपका 100 हो जाएगा। और ये जो 50 है ना साथियों, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये इसके नीचे आ गया, ठीक है ना। 50 से कम 50, 50 दुना आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 दुना आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के साथियों जो औसत निकलेगा वो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है वही साथियों औसत निकलेगा, और ऑप्शन नंबर बी में साथियों 50 लिखा हुआ है। तो अगर साथियों बात करें ये प्रश्न और उसका सॉल्यूशन आपकी समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा से आप पीछे करके उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाए उसमें से, तो शेष संख्याओं का औसत कितना बचेगा, यही तो आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। अच्छा सवाल है साथियों, बहुत प्यारा सवाल है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन साथियों इस बार आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला साथियों, विधि के अकॉर्डिंग 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा साथियों, 38 हो जाएगा। अब अगर बात करें साथियों 50 संख्याओं का कुल योग कितना है, तो कुल योग करने के लिए साथियों 38 की 50 से गुणा करा लेंगे। 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 5 तीन आपका 15 हो जाएगा, 4 19 हो जाएगा। जो जीरो लगा था वो हमने जीरो लगा लिया, यानी कि कहा जा सकता है साथियों 50 संख्याओं का औसत अगर 38 है तो 50 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 38 गुणा 50 हो जाएगा, यानी कि 19 50 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा। अब इसमें से हमने एक तो 45 वाली संख्या, इसमें से 45 माइनस कर दिया और 55 माइनस कर दिया, तो देख लेते एक बार 50 सॉरी
45 और 55 माइनस करेंगे यानी कि कितने माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे। तो अगर साथियों जब 100 माइनस करेंगे तो 1800 ही तो बचेंगे, यानी कि जब 100 माइनस कर दिए जाएं या 45 55 निकाल दिए जाएं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि अब इसका औसत निकालना है। अब 50 संख्याएं पहले थी, अब इसमें से 2 संख्याएं निकाल दी हैं तो जाहिर सी बात है 48 संख्याएं बची होंगी, तो इनका औसत निकालना, इसको कैलकुलेट आपको साथियों करना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। 3 से कट करेंगे साथियों, 3 छंग आपका कितना हो जाएगा, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या साथियों, 600 बटे 16 बचेगा। अगर बात करें 2 से कट करें तो 300 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 से कट करेंगे, 8 तियां आपका 24 हो जाएगा, 8 तियां आपका 24 हो जाएगा, 6 बचेगा, 60 बचेगा, 8 टू 64 ज्यादा हो, इसलिए 8 सत्ते साथियों कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा, इधर तो 4 बचेगा, इधर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंजे आपका 40 हो जाएंगे, यानी कि 37.5 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को एक बार लाइक करके वीडियो को आप लोग अगर शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी लोगों से साथियों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, और अगर लाइक न किया हो तो इस वीडियो को एक बार आप सभी लोग साथियों लाइक कर देंगे। और इस क्वेश्चन का साथियों अगर बात करें, जो राइट आंसर की अगर बात करें क्या हो सकता है, कैलकुलेट करके बताइए कि राइट आंसर यहां पर क्या जाएगा। 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। अभी तक हम पढ़ते थे ए बी सी की औसत आयु 27 वर्ष थी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे 3 वर्ष पहले अगर ए बी सी की औसत आयु 27 वर्ष थी और 5 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो ए की वर्तमान आयु क्या निकालना है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम वाला प्रश्न है, आने वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो साथियों 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए यहां पर अगर बात करें ए बी सी, यानी कि 3 लोग हैं, 3 लोग लिख लिए, 3 लोगों का साथियों औसत कितना है, 27 है। 27 तो कहा जा सकता है साथियों 3 लोग का औसत अगर 27 है तो कहा जा सकता है साथियों 3 लोगों का औसत कुल आयु कितनी है। तो देख लेते साथियों कितनी है, ठीक है ना, 81 हो जाएगी, यानी कि कहा जा सकता है साथियों 3 लोगों की कुल आयु का योग कितना है, 81 है। लेकिन इसने ये कहा है 3 वर्ष पहले की बात चल रही है, यानी कि 3 वर्ष तो इसकी मैंने कम बताई, 3 वर्ष इसकी कम बताई, 3 वर्ष इसकी कम बताई। तो वर्तमान की कुल आयु का योग निकालने के लिए इसमें कितने माइनस करेंगे, कितने प्लस करेंगे, 3 इसके प्लस करेंगे, 3 इसके, 3 इसके, यानी कि कुल मिला के साथियों इसमें 9 प्लस करेंगे, यानी कि अब साथियों ये 90 जो बना है, तो ये कहा जा सकता है कि ए बी सी की कुल आयु का योग 90 है और ये वर्तमान की है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, 90 हो गया। अब उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर बी और सी यानी कि 2 लोग हैं और इनकी औसत आयु कितनी बताई गई है, 20 बताई गई है। तो कहा जा सकता है साथियों इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। लेकिन 5 वर्ष पहले की इनकी औसत आयु 40 होगी, यानी कि 5 वर्ष तो इसमें बढ़ाना है हमें और 5 वर्ष इसमें बढ़ाना है। तो 5-5 वर्ष बढ़ाएंगे यानी कि 10 वर्ष बढ़ाएंगे तो कहा जा सकता है साथियों 50 हो जाएगा। तो बी और सी की साथियों वर्तमान आयु का कुल योग कितना होगा, 50 होगा। तो ए की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है। अब देखिए ध्यान से, यानी ए बी सी की कुल आयु 90 है और बी सी की कुल आयु 50 है, तो कहा जा सकता है कि इसमें साथियों ए एक्स्ट्रा है, इसमें ए नहीं है, बस ए का ही तो है फर्क। तो कितना ए एक्स्ट्रा है साथियों, 40 ए एक्स्ट्रा है, तो कहा जा सकता है साथियों ए की आयु कितनी है, 40 है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई। उसके बाद देखिए 2 व्यक्ति समान स्थान से समान स्थान के लिए अलग अलग रवाना होते हैं। एक व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है तो उनमें से प्रत्येक के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए दूरी तो समान है, जो अगर बात करें पहला व्यक्ति जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी ही दूसरा व्यक्ति तय करेगा। तो ये क्वेश्चन की अगर बात करें किताबी भाषा में आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको अपने जो एजाज किया गया तरीका है, जो साथियों खोजा गया तरीका है, उससे बताऊंगा और बहुत आसानी से साथियों ये आपकी समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होना चाहिए। पहले एक इसको प्रश्न को समझ लीजिए कि ये प्रश्न आखिर में कहता क्या है। मान लीजिए साथियों एक दूरी है और 2 लोग हैं, एक है ए और दूसरा है बी।
तो दो व्यक्ति समान स्थान से समान स्थान के लिए अलग अलग रवाना होते हैं, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति की चाल क्या है, तो पहले व्यक्ति की चाल जो है साथियों कितनी है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे व्यक्ति की चाल क्या है साथियों, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पहला व्यक्ति दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, क्या पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, क्योंकि ये चाल भी तो इसकी ज्यादा है, इसकी 1 किलोमीटर चाल भी तो ज्यादा है, इसलिए ये साथियों आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा जा सकता है साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कैसे साथियों ये होगा, देखिए अगर बात करें साथियों यहां पर हम लोग समय की बात करेंगे ना, तो समय बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटे चाल, यही तो होता है ना। तो समय क्या है, समय निकालेंगे तो दूरी हमें पता नहीं, इस दूरी के लिए हम d लिख देंगे, और एक की चाल कितनी, एक की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। माइनस करेंगे इसको अगर, तो दूसरे व्यक्ति की दूरी आ जाएगी, और दूसरे व्यक्ति की चाल क्या है साथियों, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि जब साथियों ये चलता है, ये समय ही है, एक तरीके से समय ही तो ना, दूरी बटे चाल समय है। ये एक समय को दूसरे समय में से माइनस किया जाता है, तो कितनी जल्दी पहुंच जाता है, 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन घंटे में लिखना है तो 1/2 लिखेंगे, ये 1/2 एक तरीके से आधा होता है, आधा घंटा हो जाएगा। हमने ये 3 वाले को ही पहले क्यों लिखा, क्योंकि डी बटे 3 बड़ा है या d/4 बड़ा है, d/3 बड़ा है ना, तो बड़े में से ही तो माइनस होगा। कुछ नहीं करना है, 4 का d से गुणा कर दो साथियों, 4d आ जाएगा, -3 की d से करोगे तो 3d आ जाएगा, बटे में साथियों आपका 3 चौक 12 आ जाएगा, बराबर आपका 1/2 आ जाएगा। ये 12 साथियों इससे गुणा हो जाएगी तो ये 12 बन जाएगी, यहाँ से कट हो जाएगा। 4d में से 1d जाएगा साथियों, कितना बचेगा, 1d बचेगा, और 1d बराबर कितना होगा साथियों, 1d बराबर होगा 6। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था प्रत्येक के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो d क्या है, d एक तरीके से दूरी ही तो है, और दूरी कितनी है साथियों, 6 किलोमीटर दूरी है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर की साथियों दूरी है। चलिए अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो चुके हैं, तो रीजनिंग के भी साथियों शून्य से शुरू करूंगा और शिखर तक आपको पहुंचा दूंगा। तो पहला सवाल साथियों रीजनिंग का है, आप लोग देखेंगे कि a की वैल्यू अगर 1 है और ACT के लिए साथियों 24 लिखा जाता है, तो FAT के लिए क्या लिखा जाएगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यहां पर बताया गया कि a की वैल्यू 1 है, तो जाहिर सी बात है a की वैल्यू यहां पर 1 होगी, 3 होगी, t की वैल्यू 20 होगी, 20 और 3 आपका 23, 23 और 1 आपका 24, जो कि ये लिखा हुआ है। तो अब इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, f 6 पर आता है, a 1 पर आता है, 20 पर t आता है, तो 20 और 1 आपका 21 हो जाएगा, 21 और आपका 6 कितना हो जाएगा साथियों, 27 हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहां पर होंगे, तो फल साथियों कहां पर होते हैं, वृक्ष में होते हैं। वृक्ष को यहां पर क्या कहा गया है साथियों, आसमान कहा गया है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि आसमान के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपको बताना है कि सबसे विषम आपको कौन सा लग रहा है, तो उसको जानने के लिए साथियों हमें लेटर पोजीशन लिखना पड़ेगी। z होता है साथियों 26 पर, और x होता है साथियों 24 पर, v होता है 22 पर, और t होता है साथियों 20 पर। उसके बाद s होता है 19 पर, q होता है 17 पर, o होता है 15 पर, और m होता है साथियों 13 पर। उसके बाद W होता है 23 पर, U 21 पर, S 19 पर, और P 16 पर। उसके बाद अगर बात करें चौथे वाले की, M 13 पर, K 11 पर, I साथियों 9 पर, और G 7 पर। तो यहां पर अगर बात करें, 2 कम कर दिया, 2 कम कर दिया, 2 कम कर दिया, ठीक है ना। यहां पर अगर साथियों बात करेंगे 2 कम किया, ठीक है, यहां पर भी साथियों 2 कम किया, और यहां पर कितना, यहां पर तो 3 कम हो गए, यहां पर 3 कम हुआ है, यहां सब में 2 कम हुआ है। यहां पर अगर बात करें 2 कम, 2 कम, 2 कम, यहां पर भी साथियों 2 कम, 2 कम, 2 कम, यानी कि सबसे इसमें अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला है। क्यों, क्योंकि 2 कम की जगह यहां पर 3 कम हो गया है, इसलिए सबसे विषम यही हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर भी आपको बताना है कि सबसे अलग आपको साथियों कौन सा नजर आ रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 4 और 1 कितना होता है साथियों, 5 होता है। 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है।
उसके बाद अगर बात करें 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है, और 2 और 7 कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पर अगर बात करें 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, और 1 और 8 कितना होता है, 9 होता है। 8 और 2 साथियों कितना होता है, 10 होता है, और 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है। यानी कि जो यहाँ पर नंबर वही यहाँ पर, जो यहाँ पर नंबर वही यहाँ पर नंबर, जो यहाँ पर वही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 10 आया है और यहाँ पर 11 आया है, इसलिए सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। इसलिए यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दी गई समीकरण को संतुलित करें तथा चिन्हों के स्थान पर गणितीय चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए उनका सही क्रम आपको चुनना है। तो यहां पर साथियों अगर बात करें, देखिए ये नंबर लिखें। सबसे पहले हम ये नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। आप भी एक बार ट्राई कर लो कैसे क्या इसका होगा साथियों, ठीक है। नीचे वाले से हम साथियों शुरू करते हैं। नीचे हमने सबसे पहले साथियों क्या लिखा, नीचे हमने ये भाग है ना, ये भाग ही होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर साथियों जब हम भाग इसको देंगे, भाग हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद साथियों फिर ये बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों माइनस आ जाएगा। क्या ये और ये इक्वल है, ये देखना है साथियों आपको। देखिए 5 में से 6 का इसका भाग नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता ना, तो ये ऑप्शन साथियों फेल हो जाता है, ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग इस वाले को ट्राई करते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाले को। तो यहाँ पर साथियों गुणा है तो गुणा लिख लेंगे, यहाँ पर साथियों भाग लिख लेंगे, और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर साथियों प्लस लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर बराबर लिख लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। ये इसका भाग नहीं हो सकता, लेकिन ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, 5 गुणा 6 बटे, ठीक है ऐसे तो ना, ये भाग का निशान हमने भी भाग कर दिया, प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। 6 और 8 कितने होते हैं, 14 हो जाएंगे। तो 14 बराबर 14 साथियों हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। या आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। जैसे कि 13 है यहाँ पर, मतलब जो इसमें रूल लगा है ना, वही रूल आपको बताना है कौन से ऑप्शन में लगा है। जैसे कि 13 से 20 हो गया, 7 बढ़ाया गया, 20 से 27 हो गया, यहाँ पर 7 बढ़ाया गया, यहाँ पर 18 से 54 हो गया, फिर 54 से 72 हो गया। तो ऐसा तो यहाँ पर कोई रूल नहीं लग रहा है। उसके बाद 7 से 14 हो गया, ठीक है। अब 14 से अगर 21 होता तो हम सोच सकते थे ये उत्तर होता, लेकिन 14 से एकदम 35 हो गया। यहाँ पर अगर बात करें 18 से 25 हुआ, 7 बढ़ाया गया, 25 से 32 हुआ, 7 बढ़ाया गया। तो इसमें साथियों वो रूल लग रहा है जो रूल इसमें लगा था। इसलिए सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन, चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि 2 24 48 है, 3 9 27 है, तो 4 यहां पर आपको बताने क्या आएगा, उसके बाद 47 है। तो यहां पर साथियों ये कैसे बनाए साथियों, 2 उसके बाद 24 उसके बाद 48, मतलब यहां पर कितने बढ़ाए गए हैं, यहां पर साथियों 22 बढ़ाए गए हैं, और यहां पर कितने 24 बढ़ाए गए हैं। तो 22 से साथियों 24 हो गया। यहां पर तो कितने बढ़ाए गए, 6 बढ़ाए गए हैं। तो यहां पर तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है साथियों, ये तरीका तो फ्लॉप हो गया। उसके बाद अगर देखें 2 से 24 हुआ है, यानी कि अगर बात करें, देखिए अगर हम इसकी और इसकी गुणा करा ले तो ये नंबर हम पा जाते हैं। अगर हम इसकी गुणा करा ले तो हम ये नंबर पा लेते हैं, यानी कि 9 तिया आपका 27। तो बिल्कुल साथियों इसकी और इसकी गुणा कराने पर हम ये नंबर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम साथियों 10 लिख देते हैं, यानी कि 4 धाम 10 हो जाएगा, सॉरी 4 धाम आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसलिए राइट आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें 81 है, 49 है, 9 है, फिर 139 है, 36 है, 100 है, 64 है, फिर 200 है, उसके बाद 25 है, 36 है, 16 है। तो यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे नीचे बड़ा नंबर है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसका इन तीनों नंबरों का जोड़ ये हो। एक बार ट्राई कर लेते हैं। 9 और 9 आपका 18, और 1 आपका 19, 19 का 9 हासिल लग गया 1, 1 और 8 आपका 9, 9 और 4 आपका कितना हो जाएगा साथियों, 13 हो जाएगा। 13 यहाँ पर 13 आ गया, बिल्कुल सही बात है। इसको भी देख लेते, 6 और 4 आपका 10, 10 का 0 हासिल लग गया, 4 4 और आपका 6 10 हो जाएगा, 10 लग गया, 1 लग गया, बिल्कुल साथियों 200 ही आ गया। तो यानी कि कहा जा सकता है कि इसका टोटल ही यहाँ पर आएगा। तो 6 और 6 12 हो जाएंगे, 12 और 5 साथियों 17 हो जाएंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 साथियों 7 आपका हो जाएगा। तो 77 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो 77 आएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के एक बिंदु वाले फलक के सामने फलक पर
बिंदुओं की संख्या क्या होगी। जैसे कि ये 1 है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। इसकी बात नहीं कर रहा 5 वाले की, उसके 5 के उधर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 1 लिखा है, तो अब 1 का विपरीत 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। अगर 2 या 3 ऑप्शन में होगा तो वो हम कट कर देंगे। 1 का विपरीत साथियों 5 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, तो अगर 5 होगा 2 होगा वो भी हम कट कर देंगे। 1 का विपरीत इतना हमें साथियों समझ में आ गया, ठीक है ना। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या उत्तर तक हम पहुंच सकते हैं साथियों? नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन को कट कर देंगे, लेकिन 1 ऑप्शन साथियों तब भी आपका रहेगा। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, देखिए क्या अब इस सवाल में साथियों कैलकुलेशन लगेगी, मतलब कैसे किस तरीके से ये सवाल होगा। 1 का विपरीत आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर भी साथियों 2 है और यहां पर भी 2 है, देख रहे हैं ना। यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो कहा जा सकता है कि इसका विपरीत क्या होगा, ये 5 वाला होगा, और इस 1 का विपरीत क्या होगा, 6 वाला होगा। यानी कि अगर आपसे पूछता कि 3 का विपरीत क्या होता तो 5 होता, और 1 का विपरीत पूछता तो 6 होता। और पूछा क्या गया है साथियों, 1 का विपरीत ही तो पूछा गया कि एक बिंदु के विपरीत कौन सा होगा साथियों, तो 6 वाला हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए और देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MATCH को NCWGM लिखा जाता, BOX को CQA लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में OQWIGUVS को किसके लिए लिखा जाएगा। अब ध्यान रखिए साथियों, यहां पर लिखा है, एक शब्द लिखा है किसके लिए लिखा जाएगा। यानी कि नॉर्मली आपको ये दिया जाता है, आपसे ये पूछा जाता है, आपको ये दिया जाता है, आपसे ये पूछा जाता है, लेकिन अब आपको साथियों ये दिया गया है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि उल्टा रूल लगेगा। जैसे कि बात करें आपको, ये जो है ना, ये नहीं है, एक तरीके से ये जो है वो ये है। चलिए हम लोग देख लेते साथियों क्या यहाँ पर रूल लगा है। M 13 पर होता है, ये आपका 14 पर है, यानी कि 1 बड़ा है। A 1 पर होता है, ये आपका C है, यानी कि 3 पर है, 2 बढ़ाया गया, मतलब इसमें 1 बढ़ाया गया, इसमें 2 बढ़ाया गया। T से W हो गया, यानी कि 3 बढ़ाया गया। C से G हो गया साथियों, 4 बढ़ाया गया, फिर यहाँ पर 5 बढ़ाया गया। यहाँ पर अगर बात करें 1 बढ़ाया गया, यहाँ पर भी 2 बढ़ाया गया, यहाँ पर भी साथियों 3 बढ़ाए गए। तो यही साथियों चल रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे हम साथियों इसके लिए क्या बढ़ेगा, तो यहां पर अगर बात करें इसमें एक बढ़ेगा नहीं बल्कि इसमें एक घटेगा। तो इसमें एक घटेगा साथियों, क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। इसमें 2 घटेगा साथियों, Q आ जाएगा। इसमें 3 घटेगा साथियों, T आ जाएगा। इसमें 4 घटेगा साथियों, क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। उसके बाद इसमें 5 घटेगा साथियों, तो क्या आ जाएगा, इसमें 5 घटने पर साथियों B आ जाएगा। और 6 घटने पर साथियों O आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 6 घटने पर साथियों क्या आ जाएगा, O यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, तो कुल मिला के अगर बात करें, देखिए 1 घटा, 2 घटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इसमें से साथियों 8 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 19 में से जब हम साथियों 8 घटाएंगे तो 11 आता है। 11 वाला ऑप्शन देख लीजिए आप। 11 एक तो इसमें आ रहा है, तो ये यहाँ पर तो M है इसलिए उत्तर नहीं होगा। 11 इसमें आ रहा है साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म गलत है। यानी कि आपके सामने लिखा हुआ है कि ZAC है, उसके बाद XCE है, VEI है, TGL, इसमें से कुछ गलत है साथियों। वो गलत आपको बताना है कौन सा गलत है, ये गलत है, ये या ये गलत है। तो लेटर पोजीशन की अगर बात करें, ये साथियों आपका 26 पर है, ये 1 पर है, ये 3 पर है। ये आपका 24 पर है, ये 3 पर है, ये 5 पर है। ये 22 पर है, ये 5 पर है, और ये 9 पर हो जाएगा। उसी प्रकार साथियों T आपका 20 पर, 7 पर और 12 पर हो जाएगा। 26 से 24 हुआ, 2 घटाया गया। 24 से 22 हुआ, 22 से 2 20 हुआ, यानी कि 2 घटाया जा रहा है। उसकी अगर बात करें साथियों, 1 से 3 हुआ, 2 बढ़ाया गया। फिर यहाँ पर 3 से 5 हुआ, 2 बढ़ाया गया। 5 से 7 हुआ, 2 बढ़ाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 5 बढ़ाया, 3 से 5 हो गया, यानी कि 2 बढ़ाया गया। अब 5 से यहाँ पर साथियों क्या हो गया, एकदम 9 हो गया, यानी कि 4 बढ़ा दे। पहले तो साथियों जो इसमें बढ़ेगा वो इसमें बढ़ेगा, मतलब पहले आपका क्या बढ़ाया गया साथियों, 2 बढ़ाया गया। उसके बाद यहाँ से 4 बढ़ाया गया। उसके बाद फिर यहाँ से साथियों कितना बढ़ा दिया गया, ठीक है, 3 बढ़ा दिया गया। तो अगर बात करें साथियों, सब में तो 2 बढ़ रहा है ना, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ से ये से ये, और यहाँ भी 2 बढ़ा। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम लोग कि यहाँ पर तो 2 बढ़ा, 3 से 5 हुआ, जो कि बिल्कुल सही हुआ। लेकिन यहाँ से ये बढ़ गया साथियों, एकदम 4 बढ़ गया। तो दिक्कत साथियों किसमें है, XCE में साथियों दिक्कत है। और XCE कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर अगर बात करें कथन जो आपके सामने है ना, कथन आपके सामने है साथियों, सभी कलम पेंसिल हैं। तो मान लीजिए ये हमने क्या बनाया साथियों, यहाँ पर हमने यहाँ पर साथियों ये बना लिया कलम, ठीक है ना। ये सारे कलम है, कहा जा रहा है कि सभी कलम पेंसिल है, तो ये सारे कलम जो होंगे ना ये क्या हो जाएंगे साथियों, पेंसिल हो जाएंगे सारे कलम। उसके बाद कहा गया कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है साथियों। हमने यहाँ पर क्या बना लिया, रबड़ बना लिया। कह रहे हैं कि कोई भी पेंसिल जो है वो रबड़ नहीं है। निष्कर्ष क्या निकल सकते हैं, देखिए निष्कर्ष के साथियों जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो कोई रबड़ कलम नहीं है, तो कोई रबड़ कलम नहीं है। यहां पर कहा गया था कि कोई भी पेंसिल, जब पेंसिल रबड़ नहीं हो सकती तो कोई भी रबड़ कलम कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है ना। तो केवल आपका ये वाला बिल्कुल सही है, कोई भी कलम रबड़ नहीं है, कोई भी कलम रबड़ नहीं है, बिल्कुल साथियों, कोई भी रबड़ कलम नहीं और कोई भी कलम रबड़ नहीं है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोनों निष्कर्ष साथियों यहाँ पर सही है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए एक चित्र आपके सामने है, आपको नजर आ रहा होगा। अगर बात करते हैं साथियों इस चित्र की, के चित्र में साथियों क्या है कि वृत्त की अगर बात करें, यानी कि जो ये वृत्त है ना, ये वृत्त ये कारोबारियों को दर्शा रहा है, कारोबारियों को दर्शा रहा है। त्रिभुज की अगर साथियों बात करते हैं इसकी, तो ये शिक्षित व्यक्तियों को दर्शा रहा है। किसको, शिक्षित व्यक्तियों को दर्शा रहा है। और आयत की अगर बात करें, यानी कि ये जो आयत है साथियों, ये 1000 से अधिक प्रतिमाह आय वालों को दर्शाए जा रहे हैं। यानी कि ये अमीर लोगों को दर्शा रहा है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं अमीर लोगों को दर्शा रहा है। तो प्रति 10 क्या लिखा है, 10,000 लिखा है ना, हाँ। तो प्रति 10,000 से अधिक आय वाले शिक्षित कारोबारियों की संख्या क्या होगी। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि देखिए जो 10,000 से अधिक कमा रहे हैं, 10,000 से अधिक कौन, ये लोग कमा रहे हैं 10,000 से अधिक, ऐसे बताओ साथियों, मतलब कुल मिला के जो तीनों में आ जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक साथ ही ऐसा नंबर है जो 10,000 प्रति माह से अधिक भी कमाता है, और जो अगर बात करें साथियों शिक्षित व्यक्ति भी है, और जो कारोबारी भी है। तो इसलिए सही जवाब आपका क्या होगा, 7 हो जाएगा। 7 किस ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि D/16 49/G, जे यानी कि J/100 और 169/M। तो क्या साथियों यहाँ पर हो रहा है, और इसके बाद साथियों यहाँ पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए D आता है 4 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर, J आता है 10 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये 4 का स्क्वायर ही तो है 16, ये 7 का स्क्वायर ही तो है 49, ये 10 का स्क्वायर ही तो है 100, ये 13 का स्क्वायर ही तो है साथियों क्या, 169। तो मुझे ये बताइए साथियों, अब मामला आपको समझ में आ गया क्या साथियों। अगर बात करें साथियों यहाँ पर हम लोग, क्या 17 का स्क्वायर साथियों 250 होता है, नहीं। 16 का स्क्वायर 250 होता है, नहीं साथियों। क्या 18 का स्क्वायर 200 होता है, नहीं। क्या 16 का स्क्वायर साथियों क्या होता है, 256 होता है। तो बिल्कुल साथियों 16 का स्क्वायर साथियों 256 होता है ना, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, 256 यहां पर लिख दिया। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 326 है, 36 है, 18 है। उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, 18 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा या 9 आएगा। यहां पर अगर बात करें, देखिए कितने माइनस किए जा रहे हैं, बहुत कम माइनस किए जा रहे हैं। फिर यहां पर भी एकदम इसके आधे हो गए हैं। तो क्या साथियों यहां पर लगेगा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर अगर इसकी गुणा करें, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, आपका 6 छंग 36 हो जाएगा, तो 36 ये आ गया है। इसकी गुणा करें 3 छंग 18, तो साथियों 18 ये आ गया है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों की अब हमें गुणा करना पड़ेगी। और 8 एकम कितना होता है साथियों, 8 एकम 8 होता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा 8 के साथ। और 8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी वाले में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते हैं, स्नातक हैं बिल्कुल, शहरी लोग हैं बिल्कुल, महिलाएं भी हैं, इनको कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। वैसे तो 4 हैं, 4 लोग हैं, लेकिन यहां पर देखिए महिलाओं की बात की गई है, स्नातक वालों की बात की गई और शहरी वालों की बात की गई, यानी कि उद्योगपति की यहां पर साथियों बात नहीं की गई है। तो एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो शहर के भी अंतर्गत आता है, इसके भी अंतर्गत आता है, और स्नातक के अंतर्गत भी आता है, और साथियों महिलाओं के अंतर्गत भी आता है। तो वो कौन सा नंबर है साथियों, वो नंबर है 5। और 5 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि कथन साथियों क्या कह रहा है, कथन के रूप में साथियों है यहां पर
कि हमारे देश के कुछ अफसरों को छोड़कर आतिशबाजी तथा पटाखे चलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए। हमारे देश में कुछ अफसरों पर, जैसे कि अगर बात करें जो कुछ अफसर होते हैं जहाँ पर पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए, बाकी आतिशबाजी और पटाखों पर क्या पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब तर्क के रूप में दो तर्क आपके सामने यहाँ पर साथियों आएंगे। देखिए, नहीं कह रहे हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाओ, ठीक है, क्योंकि जो जो कुछ अवसर होते हैं उसके अलावा भी ना लगाओ। कह रहे हैं कि लोगों को सभी अवसरों पर अपनी रुचियों और प्राथमिकताओं के अनुसार आनंद उठाने की अनुमति है। देखिए, अगर बात करते हैं साथियों, दिवाली के अलावा अगर पटाखे जलाए जा रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण का हो सकता है। अब मान लीजिए किसी की शादी है तो मान वो बहुत ज़्यादा पटाखे जला रहा है, ठीक है, वो त्यौहार वाली तो अपनी बात अलग है, चलिए उतना प्रदूषण तो हर कोई सह लेता है, ठीक है, प्रकृति भी सह लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो कह रहे हैं कि ना लगाओ, तो और ये कहे भी रहे हैं ना लगाओ, और ये तर्क भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, नहीं है तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा है साथियों कि हाँ लगा दो, पटाखे चलाने से बहुत अधिक ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कहा गया है कि अफसरों की बात, अफसरों पे तो पटाखे लगाने पर प्रतिबंध ना लगाओ, ठीक, क्योंकि वो एक तरीके से एक अवसर है, एक त्यौहार है। लेकिन हाँ, जो और अवसर हैं, जो बिल्कुल फालतू के अवसर हैं जिन पर ऐसा नहीं करना चाहिए, उन पर प्रतिबंध लगा दो। और यहाँ पर तर्क भी बहुत मजबूत दिया है, स्वस्थ वाला तर्क दिया गया है जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तर्क आपका साथियों दो वाला सही होगा। दो कहां पर लिखा हुआ है, केवल तर्क दो प्रबल है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, कथन और तर्क वाला एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते हैं, कथन आपके सामने है, क्या नगर विकास प्राधिकारियों को शॉपिंग मॉलों के निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी कि जो नगर विकास है, नगर विकास प्राधिकारी हैं, इनको शॉपिंग मॉलों का बहुत ज्यादा से ज्यादा बने, हर जगह शॉपिंग मॉल हो, क्या इस चीज को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हाँ भाई प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि शॉपिंग मॉल में एक ही छत के नीचे प्रत्येक चीज सस्ती दर पर मिल जाती है। क्या शॉपिंग मॉल में साथियों सस्ती हमें चीज मिलती है, बताइए। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं, उनकी सैलरी भी जाएगी, और जो जहाँ पर है वहाँ पर रेंट भी जाएगा, बिजली का है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, तो हमें चीज़ सस्ती कैसे मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, बहुत मजबूत तर्क नहीं है। उसके बाद लिखा है, हमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिणाम स्वरूप छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी और बहुत से लोगों के लिए रोज़मर्रा की खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉलों में जाना सुविधाजनक नहीं होगा। तो ये बिल्कुल साथियों सही है, यानी कि अगर बात करें यहाँ पर भी दूसरा वाला कुल मिला के सही होगा। तो यहां पर भी हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले के साथ जाएंगे। डी के साथ क्यों जाएंगे, बी वाले के साथ जाएंगे, क्योंकि तर्क दो की बात यहां पर की गई है। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 526 बराबर 9 है, 834 बराबर 9 है, तो 716 बराबर साथियों क्या हो सकता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, क्या इसका टोटल करें, तो टोटल करने पर तो साथियों बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा साथियों हो जाएगा। तो कैसे, अच्छा यहां पर अगर 5 और 6 को जोड़ दे और उसमें से 2 माइनस कर दें तो 9 हमें मिल जाएगा। 8 और 4 12 होता है, 12 में से 3 माइनस कर दें तो 9 हमें मिल जाएगा। 7 और 6 साथियों 13 होता है, 13 में से 1 माइनस कर दें तो 12 आता है। क्या 12 ऑप्शन में है साथियों, तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी वाले में, और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, 3 गुणा 9 गुणा 7 कितना बैठ रहा है साथियों, 379 बैठ रहा है। 5 गुणा 4 गुणा 8 कितना बैठ रहा है साथियों, 584 बैठ रहे हैं। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना बैठेगा, क्या अगर इनकी साथियों गुणा करें हम लोग, ठीक है, तब क्या उतना बैठेगा, 7 में आपका 63 हो जाएगा, और 63 तियां उतने नहीं बैठेंगे, उतने नहीं बैठेंगे। अच्छा यहां पर एक चीज लग रही है, 397 यहां पर लिखे और यहां पर भी 397 लिखे, बस क्या किया गया है, ये नंबर तो पहला ही आया है, नहीं नहीं पहला नहीं आया है। 3 का कैसे लिखा है, 3 जैसे लिखा है वैसे लिख दिया, 9 जैसा लिखा है वो अंत में लिख दिया, 7 बीच में लिख दिया, 5 4 8 यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है, तो 5 हमने जैसा 5 लिखा था, अच्छा हाँ, मतलब पहला वाला जो नंबर है वो उसको वैसे ही लिखेंगे सेम। तो यहाँ पर एक पहले नंबर पर लिखा है, एक वैसे लिख देंगे, इसको नंबरों को पलट देंगे, 2 3 है ना, तो 3 2 कर देंगे, यानी कि 132 का साथियों ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में 132, और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए,
उसके बाद देखिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनना है आपको जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो कौन सा साथियों ऑप्शन बनाया जा सकता है? OPI बनाया जा सकता है। देख लेते साथियों, ओ ये हो गया आपका, ओ ये हो गया, PI ये हो गया, UM यहाँ पर है क्या साथियों? M तो मिल गया, U है, U नहीं है तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता। ओपन बनाया जा सकता है, O भी है, P भी है साथियों, E यहाँ पर नहीं है, E यहाँ पर है, देख लेते हैं साथियों, E नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। NAT बनाया जा सकता है, NAT कहाँ पर है साथियों? टी 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 भी नहीं है तो ये भी साथियों नहीं बनाया जा सकता। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी वाला बचा, वह एक बार चेक कर लेते हैं। OPIN, O हो गया, P हो गया, I हो गया, N हो गया, ION, I और कहाँ है साथियों? और I कहाँ है? ठीक है, दो बार I आ रहा है ना। हाँ, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। ठीक है, ON कहाँ पर है? O एक और चाहिए है और N हमें और चाहिए है। तो कुल मिला के साथियों जो ऑप्शन नंबर डी वाला है ये बनाया जा सकता है साथियों, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आप सभी के लिए यूपी पुलिस एग्जाम के लिए एक पूरा मॉडल पेपर आप सभी ने देखा। मैं कह सकता हूं मैथ और रीजनिंग के मैं पूरे क्वेश्चन नहीं ला पाया, लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो सब टॉप लेवल के क्वेश्चन थे और बहुत अच्छा साथियों लेवल उनका रखा गया। तो मेरा साथियों मानना है कि इस पूरे मॉडल पेपर से आपको बहुत फायदा मिला होगा, आपकी तैयारी में चार चांद लगे होंगे। तो इसी प्रकार से साथियों डेली यूपी पुलिस के लिए आपके लिए एक क्लास आती है जिसको लेकर आप अपनी तैयारी बहुत शानदार कर सकते हैं। और एग्जाम तक अगर आप साथियों डेली देख लेते हो ना, एक वीडियो में पूरे चारों विषयों का निचोड़ मैं देता हूं डेली। तो अगर आप साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये साथियों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो डेली ये वीडियो मैं आपको देता हूं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्लास आपको साथियों कैसी लग रही है। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। अगर देख लेते हो तो तैयारी साथियों बहुत मजबूत आपकी हो जाएगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।